हेलो गाइस, गुमनाम आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगी। मनसबदारी मनसबदारी ये व्यवस्था क्या थी, इसे कौन लाया, किस काल में आई, आज मैं आपको सब बताऊंगी। तो मनसबदारी व्यवस्था ये मुग़ल काल में अकबर द्वारा लाई गई थी। ये मुग़ल कालीन व्यवस्था है। मुग़ल काल में अकबर द्वारा लाई गई थी। क्या हुआ था कि अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार काफ़ी दूर तक कर चुका था। काबुल, कांधार, पूरा पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश तक था। तो जब कहीं का साम्राज्य बढ़ता है तो उसमें उसे चलाने के लिए प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम इस समय भी आई होगी। तो अकबर ने सोचा कि कुछ व्यवस्था लाते हैं जिससे कि ये जो आय वसूलना है, वहाँ सैनिक देख रेख है, सारा चीज़ कंट्रोल किया जा सके, अपने हाथ में रहे। कोई किसी कोने में कोई बगावत न कर दे, कोई लड़ाकू ऐसा न कर दे कि यहाँ पे लड़ाई करके अपना अलग ही राज्य घोषित कर दे। इस वजह से मनसबदारी व्यवस्था लाई गई। मनसब का मतलब होता है पद। मनसब एक पद था और इस पद पे जिसको अपॉइंट किया जाता था उसे मनसबदार कहते थे। मनसबदार कहा जाता था। इनके कुछ पद होते थे और इनकी जो पद थी वो जात कही जाती थी और इनके कुछ दायित्व होते थे जिसे सवार कहा जाता था। ये जो जात थी, इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। जात इसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई थी। बेसिकली जात का मतलब होता था कि जिससे जो मनसबदार है ये मनसबदार के पद और वेतन को दर्शाता था और सवार उसके दायित्व को दर्शाता था। तो जैसे किसी का जैसे 5,000, 4,000, 3,000, तो ये जात उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई थी। जैसे कि ये 5,000 मनसबदार है, ये 5,000 का मनसबदार है, ये 4,000 वाला मनसबदार है, कोई 3,000 का मनसबदार है। ये एक बताता था कि किसकी रैंक कितनी है। जैसे कि आज है डीएसपी, एसपी, एसआई, तो ये पद बता रहा है ना आपके। मतलब कोई बोल दे ये एसआई है तो आपके दिमाग में आएगा कि ये किस रैंक का है। कोई बोल दे ये डीएसपी तो आप समझ जा रहे हैं कि ये किस रैंक का है। तो वैसे ही उस समय भी ऐसे ही पद दिया जाता था, तो उसे नाम ना देके उसे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया गया था। अब इनके जो जात थी उस हिसाब से इन्हें सवार रखने थे। जैसे कि इनकी जात 5,000 है तो ये 5,000 सवार रख सकते हैं, या तो ये 2,000 सवार रखे। सवार का मतलब होता है कि जैसे कि इनके पास घोड़े कितने होंगे। दायित्व था अब इनको राज्य की रक्षा करनी है, साम्राज्य की रक्षा करनी है, तो इनके पास घोड़े, हाथी और भी बैलगाड़ी, ये सब कितने हैं। तो सवार का मतलब हो गया घोड़े और ये सब को रखने वाला, मतलब रखना। तो जैसे इनका 5,000 जात है तो ये या जो घोड़े हैं, सैनिक हैं, वो या तो ये 5,000 रख सकते हैं या 2,000 या 3,000, ये इनके ऊपर रहता था। ये कभी भी 5,000 से ऊपर सवार नहीं रख सकते हैं। आप ही सोचिए, अगर आज जो डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी हैं, अगर उस जिलाधिकारी से कहा जाए कि आप राज्य संभालिए, जिलाधिकारी से कहा जाए पूरा राज्य संभालिए, वो कैसे संभालेगा? ना उसके पास उतनी वेतन है, ना उसका उतना पद है, तो वो कैसे संभालेगा? मेन तो दिक्कत आ जाएगी अगर किसी से भी काम कराना है, सैलरी, और उसकी सैलरी खुद कम है तो वो बाकी लोगों को सैलरी कैसे देगा, कैसे राज्य संभाल सकेगा? तो उस समय भी यही होता था। जैसे जिसकी पद 5,000 है वो कैसे अपने से ज़्यादा सवार रख सकता है? अरे उसे घोड़ा रखेगा, उसे खिलाने का खर्चा आएगा, उस सैनिक रखेगा, उसको सैलरी है। तो इस वजह से जात से कम सवार होते थे या जात के बराबर होते थे।
जिसके पास 4,000 है वो 4,000 रखे, या 2,000 रखे। ये ऐसे ही रखा जाता था। अब जो मनसबदार थे अपना दायित्व निभा लिए भाई, उनका दायित्व हो गया। अब उनके वेतन की बारी आती है। अब उन्हें वेतन कैसे दिया जाता था? अब उनके वेतन उनको देने का 2 तरीका था। एक उनका था नगद तरीका, शासक का एक तरीका था नगद, और एक था जागीर। जागीर का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। भूमि का टुकड़ा। कुछ जो शासक थे कुछ लोगों को नगद दे देते थे, और जिसे नगद नहीं चाहिए था उसे जागीर दे देते थे, यानी किसी जगह का भूमि का टुकड़ा दे देते थे। जैसे कि ये है साम्राज्य। अब एक व्यक्ति है, अब उसे यहाँ की जागीर चाहिए, तो वो बोलेगा भाई जो भी मुग़ल बादशाह, हमें नगद न देके हमें यहाँ की छोटी सी भूमि का टुकड़ा दे दीजिए। तो अब वो क्या होगा, ये मनसबदार है समझिए। अब इसे अपनी सैलरी के रूप में नगद न चाह के भूमि का टुकड़ा चाहिए। अब ये तो इसे जो मुग़ल शासक थे वो यहाँ की भूमि का टुकड़ा दे दिए। अब ये मनसबदार क्या हुआ, यहाँ का जागीरदार भी बन गया। अब ये मनसबदार यहाँ का जागीरदार बन गया। गिरदार। तो हर मनसबदार जरूरी नहीं कि जागीरदार हो, मगर हर जागीरदार मनसबदार जरूर होगा। क्यों हर जागीरदार मनसबदार होगा? क्योंकि अगर वो मनसबदार होगा तभी तो उसे ज़मीन का टुकड़ा मिला है। मगर हर मनसबदार जागीरदार नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ मनसबदार तो नगद भी लेके अपना काम चला रहे हैं, उनके पास से नहीं दी गई उन्हें भूमि का टुकड़ा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हर जागीरदार मनसबदार होगा, मगर हर मनसबदार जागीरदार नहीं होगा। अब क्या हुआ, ये जब इन्हें यहाँ की जागीर दी गई, इस मनसबदार को यहाँ की जागीर दी गई, तो अब इनका दायित्व क्या होगा? इनका दायित्व होगा कि इस जगह पर वो वहाँ से राजस्व वसूल करें, राजस्व वसूलें, वहाँ पे कानून व्यवस्था कायम रखे, शांति से कानून व्यवस्था संभाले, वहाँ पे किसी के बीच लड़ाई ना हो, कहीं दंगे प्रसाद ना हो, और शांति व्यवस्था कायम रखें, शांति व्यवस्था कायम रखें। और वहाँ सैनिक को भी रखें। बाई चांस कोई अगर यहाँ पे इधर से कोई अटैक करता है तो इनकी सैनिक व्यवस्था रहेगी, सुदृढ़ रहेगी, तो ही तो ये बच पाएंगे। और बाकी से भी मनसबदार भी